गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण का एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मैच करने वाले हैं। जो अभी तक हमने 2 लेक्चर में स्टडी किया उसको अभी हम एनसीईआरटी से फॉलो करेंगे जो हमने पढ़ा है। उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चल रहा था डब्ल्यूबीसी वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शरीर द्रव तथा परिसंचरण 2 टॉपिक है यहाँ पर। एक है हमारा शरीर द्रव और दूसरा है परिसंचरण। मैंने जैसे बताया था शरीर का द्रव्य, द्रव्य में 2 द्रव्य है हमारे पास में, रक्त और दूसरा है लसिका। तो अगर हम इस टॉपिक में चले यहाँ पर ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण और अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। सभी कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता है? जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण पदार्थ और आवश्यक पदार्थ क्या होना चाहिए? उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों को कार्य करने हेतु अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार निष्कासन आवश्यक है। मतलब पोषक तत्व कोशिका के पास आना चाहिए और अपशिष्ट पदार्थ CO2 लगातार निष्कासित होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। इन पदार्थों को कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। विभिन्न प्राणियों में अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है कार्य करने के लिए? कि पोषक तत्व को और ऑक्सीजन को कोशिका तक लाना और अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से दूर ले जाना। इसके लिए जो आवश्यकता है हमको वो है रक्त संचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता है। और यहाँ अगला पॉइंट जो बताया है कि विभिन्न प्राणियों में अभिगमन के लिए विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। जैसे हमने बात की थी स्पंज व सिलेंट्रेट शरीर में पानी का संचरण, पानी शरीर के अंदर जाता गुहाओं में करते हैं जिससे कोशिकाओं द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। इनमें रक्त अनुपस्थित है। स्पंज व सिलेंट्रेट में सब बता चुका हूं मैं, सिर्फ एनसीईआरटी से टेली कर रहा हूं। जटिल प्राणी की अगर बात करें तो मैंने बताया परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं और मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में, मनुष्य और उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य को पूरा करता है। मुख्य जो तरल है वो कौन है? रक्त। और अन्य शरीर द्रव्य जो है वो क्या है? लसिका। मुख्य तरल रक्त है और अन्य तरल जो है वो क्या है? लसिका। ये 2 तरल हमने देखे थे। चलो अब चलते हैं इसमें और आगे। अब हम बात कर रहे हैं रुधिर। मुख्य तरल किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर। विशेष प्रकार का ऊतक है रक्त। एक विशेष प्रकार का क्या है? ऊतक। ये एक तरल ऊतक है, संयोजी ऊतक है। विशेष प्रकार का ऊतक मतलब तरल संयोजी ऊतक है। हम इसको पढ़ते हैं ऊतक चैप्टर में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं। रक्त एक विशेष प्रकार का सरल संयोजी ऊतक है, इसलिए इसको विशेष ऊतक कहा है यहाँ पर, जिसमें आधात्री, द्रव्य आधात्री मैट्रिक्स प्लाज्मा है और दूसरा है संगठित रचनाएं। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? प्लाज्मा की। हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसका प्रतिशत 55%। इसमें 90 से 92% क्या है? जल। मैंने बताया था जल है। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इसमें है फाइब्रिनोजन, ग्लूका ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुलिन प्रोटीन। ये सब प्लाज्मा में क्या है? मुख्य प्रोटीन है। यहाँ पर तो 3 पदार्थ वही जो मैंने सब बताए यहाँ पर आते जा रहे हैं। फाइब्रिनोजेंस जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए स्कंदन में सहायक है। कौन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ग्लोबुलिन का उपयोग जो है ग्लोबुलिन का जो उपयोग है
वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए है। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी निर्माण, और एल्ब्यूमिन का उपयोग जो है परासरणी संतुलन, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, परासरण संतुलन बनाए रखता है, सब पढ़ चुके हैं हम। प्लाज्मा में खनिज आयन भी होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3 और Cl-। और इसके अलावा शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण, संक्रमण का मतलब है ट्रांसपोर्ट की अवस्था, इसको ट्रांसपोर्ट कहा है, परिवहन की अवस्था, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड वसा का भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, बहते रहते हैं, परिवहन करते रहते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। रुधिर का थक्का बनाने वाले आवश्यक स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य निष्क्रिय दशा में होते हैं, सोए हुए रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहा है। क्या नाम दिया इसको? सीरम। इसको क्या कह दिया है? सीरम। बिना रक्त थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा, प्लाज्मा में से हमने किसको माइनस कर दिया है? स्कंदन कारकों को, तो क्या बन जाता है? सीरम। तो ये सीरम वाली बात हो गई। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया है? प्लाज्मा, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? संगठित पदार्थ, दूसरा भाग, रक्त का। एरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिका RBC, 3 कोशिकाएं होती थी मैंने। दूसरा है श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स, WBC, और तीसरा है पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। संगठित पदार्थ में ये 3 मुख्य रूप से कोशिकाएं हैं, RBC, एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स, और पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, 3 है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? एरिथ्रोसाइट्स या लाल रुधिर कणिकाएं। सभी कोशिकाओं में संख्या में सबसे अधिक होती है। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक है, 50 से 55, ये थोड़ी गलत दिया है यहाँ पर, 50 से 55 लाख, ये गलत है यहाँ, 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त, 52 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ है, सर्वाधिक है। सब पढ़ चुके हैं। आवश्यक अवयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है, रेड बोन मेरो में बनती है, ये भी देख चुके हैं हम। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं, केंद्रक अनुपस्थित है, और इनकी आकृति उभयावतल है, बाइकॉनकेव होती है। रंग लाल है, लौह युक्त, आयरन युक्त, Fe2+ युक्त, जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण। और आगे चलें। जटिल प्रोटीन कौन सा था? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम क्या मिलेगा आपको? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन श्वसनीय गैसों का क्या करता है? परिवहन। CO2 और O2 का क्या करता है? परिवहन। लाल रक्त कणिकाओं की औसतन आयु 120 दिन होती है, आयु 120 दिन। इसके पश्चात विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान भी इसको कहा है। प्लीहा में इसका क्या हो जाता है? विनाश। फिल्ट्रेशन और संचय दोनों कहाँ होता है? प्लीहा में। ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहली कोशिका हमारी आरबीसी हो गई यहां से। दूसरी कोशिका अगर हम देखें यहां से, तो वो है ल्यूकोसाइट्स, मतलब WBC। और अभी जो हम लेक्चर में देख रहे थे वो WBC देख रहे थे, यहीं से अब हम WBC को स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी से आपको बता रहा हूं WBC को मैं।
ये है WBC, ल्यूकोसाइट्स को। हीमोग्लोबिन के अभाव, हीमोग्लोबिन नहीं है, रंगहीन होती है। कल ही मैंने जो लेक्चर देखा हमने, सेकंड लेक्चर, उसमें देखा था हमने ल्यूकोसाइट्स कैसी है, रंगहीन होते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है, WBC भी कहा जाता है। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक क्या है? उपस्थित है इनमें। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम है, औसतन 6000 से 8000, कल देखा था। सामान्यतः कम समय जीवित रहती है, इनका जीवन काल कम है। आरबीसी का जीवन काल जो था वो हमने देखा 120 दिन है, और इनका जीवन काल क्या है? कम है जीवन काल। दो मुख्य श्रेणियों में इनको बांटा गया है। एक को हमने कहा है ग्रेनुलोसाइट्स, कणिकाणु, और दूसरे को कहा है अकण कोशिका या ए ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार हैं। ये सब किसके हैं? ग्रेनुलोसाइट्स के। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट अकणिकाओं के प्रकार हैं। सब देख चुके हैं टेबल के रूप में हम यहाँ। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग कितना है? 60 से 65%। ये प्रतिशत भी देख लिया। बेसोफिल संख्या में सबसे कम 0.5 से 5। अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कुछ चीजें। ये वो चित्र है, इधर देखें यदि हम, ये है आरबीसी, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल्स, हेडफोन जैसा, यह है बेसोफिल्स, यह है न्यूट्रोफिल्स, यहाँ दिख रहे, यह है लिम्फोसाइट्स, लिंसाइट है, लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी मोनोसाइट्स है। ये लिंसाइट है, जिसको क्या नाम दिया है? मोनोसाइट्स। इन्होंने जो शब्द उपयोग किया वो अलग किया, ये मोनोसाइट्स है। और ये टी लिम्फोसाइट्स और ये बी लिम्फोसाइट्स। तो ये हम कोशिकाओं का हमने डायग्राम भी स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। जो हमने डायग्राम स्टडी किया था उसी को मैंने यहाँ फिर से बताया है। सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट्स का ये, क्या है? ये मोनोसाइट्स। इसका आकार सबसे क्या है? बड़ा। फिर अगर देखें तो आकार में आ रहा है इओसिनोफिल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर इसके बाद चले तो बेसोफिल्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स, आरबीसी और देन प्लेटलेट्स। ये आकार आ गए यहाँ पर। इसका आकार जो है सेम के बीच के आकार का है। केंद्रक इसमें, इसमें न्यूट्रोफिल्स में 5 लोब हैं, बेसोफिल्स में 3 लोब और इधर 2 लोब। इस तरह से रक्त के संगठित पदार्थ यहाँ दिखाए गए हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां से न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट। 6 से 8% क्या है? मोनोसाइट्स है। अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन आदि स्त्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। कल ही बताया था मैंने, बेसोफिल किसमें सम्मिलित होगी? शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है बेसोफिल्स। इंफ्लामेटरी रिएक्शन शोधकारी क्रियाओं में शामिल होता है बेसोफिल्स। और भक्षण करने का काम कौन करता है? मोनोसाइट्स। तो इससे आगे की जो अब यहाँ देख रहे हैं, इनको अभी हम पढ़ेंगे। पहले फिर यहाँ और समझाऊंगा मैं इससे ये क्या है, थोड़ा अभी हम आगे डिस्कस कर लें जो हमने कल पढ़ा उससे आगे। तो कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था उस लेक्चर में हमारे पास WBC में सबसे पहले हमने शुरुआत जो WBC की है वो WBC हमारी कौन सी थी? न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले WBC न्यूट्रोफिल्स थी। संख्या में सर्वाधिक है 60 से 65%। उसके बाद हम आ गए थे, उसका काम क्या था? भक्षण करना। काम क्या है? भक्षण करना। दूसरी हमारी है कौन सी? वो है, दूसरी कोशिका है न्यूट्रोफिल्स के बाद में बेसोफिल्स। संख्या में सबसे कम
बेसोफिल्स 0.5 से लगाकर 1% की संख्या में, और उसका काम है शोधकारी क्रियाओं में कार्य करना। 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित करती थी, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेरिपेरिन। अब तीसरी कोशिका देख रहे हैं हम, इयोसिनोफिल्स। इसकी बात करें 2 से 3%। इयोसिनोफिल्स की बात करें तो इसमें केंद्रक की संख्या हमको मिलती है 2। 2 यहाँ पर क्या है, लोब। केंद्रक में लोब कितने हैं, 2 लोब है, हेडफोन की तरह। वो बता चुका हूं मैं डायग्राम में आपको। प्रतिशत की बात करें इयोसिनोफिल्स में तो मात्र 2 से 3% है, और ये इसलिए कम है संख्या में क्योंकि ये केवल कार्य किसमें करेगी, एलर्जी में कार्य करती है। एलर्जी का मतलब है कि आप किसी पेड़ के पास जाते हो, अचानक आपको खुजली चलना चालू होती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, छींक आती है, आपकी पनीली आंखें हो जाती, पानी से भर जाती है आंखें। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सब क्या है, एलर्जी। पिंपल्स हो जाते हैं त्वचा पर, ये सब एलर्जी के लक्षण हैं। और उन एलर्जिक अभिक्रियाओं में काम कौन करेगा, इयोसिनोफिल्स। वहां एलर्जी में काम करने वाली जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, इयोसिनोफिल्स। चलो अगले डब्ल्यूबीसी की बात करें। अगला है हमारे पास मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में देखें तो संख्या में कम ही है, 6 से 8%। केंद्रक का आकार इसका सेम के बीच, और आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। कार्य देखें यदि तो रोगाणु का भक्षण। चलो मोनोसाइट्स में आ जाए तो मोनोसाइट कुल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% है मात्र, ज्यादा संख्या में नहीं है। और इसका केंद्रक सेम के बीच के आकार का है। अभी मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम से बताया और कल के लेक्चर में भी मैंने आपको इसका डायग्राम बताया था। कैसा आकार है, सेम के बीच का आकार है इसके केंद्रक का, इस तरह आकार का है केंद्र। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट्स। और इसका कार्य है रोगाणु का भक्षण करना, फेगोसाइटोसिस करना, किसका, पैथोजेंस का। और यही कार्य किसका देखा था, न्यूट्रोफिल्स। कि सर इसका और दोनों का कार्य एक समान है, बिल्कुल कार्य दोनों के एक समान है। कि जब एक समान कार्य है तो दोनों को क्यों रखा, दोनों को इसलिए रखा कि इसका आकार बड़ा है, ये बड़े पैथोजेंस को भक्षण करेगी, और छोटे छोटे पैथोजेंस को भक्षण करने का काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल। चलो अगली, आखिरी हमारे पास वो है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में बात करें तो संख्या में 20 से 25%। दो प्रकार की है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। कार्य
शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट्स का प्रतिशत कितना आ रहा है, 20 से 25% है। मतलब डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी हमने बात की है। डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो वो है न्यूट्रोफिल्स, कितना प्रतिशत, वो था 60 से 65%। और दूसरे नंबर का डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट्स, कितना प्रतिशत, 20 से 25% है। और ये दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों में अंतर और इसकी पूरी डिटेल्स हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पूरा डिटेल में इसकी स्टडी है लिम्फोसाइट्स की। इसका जो कार्य है वो कार्य है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। शरीर को सुरक्षा प्रदान करना किसका कार्य है, लिम्फोसाइट्स का। ये शरीर का डिफेंस सिस्टम बनाती है। जैसे हमारे देश का डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम क्या है, आर्मी और पुलिस। हमारे शरीर की आर्मी और पुलिस जो है वो कौन है, लिम्फोसाइट्स। वो क्या बनाती है, शरीर की प्रतिरक्षा को बनाती है। तो शरीर की प्रतिरक्षा को प्रदान करना किसका कार्य है, लिम्फोसाइट्स का। तो ये हमने लिम्फोसाइट्स देखा। मतलब यहाँ पर हमारा डब्ल्यूबीसी क्या हो चुका है, समाप्त। वो दोनों पांचों कोशिकाएं हम यहाँ पढ़ चुके हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स में है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इयोसिनोफिल्स किस में है, ग्रेनुलोसाइट्स में है। समझ आ गई बात बेटा। अब हम इसको फिर से एनसीईआरटी से एक बार देख ले, फिर हम चलेंगे उसके आगे। यहाँ आ जाए, मोनोसाइट्स छह से 8% भक्षण कोशिका होती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को क्या कर देती है, समाप्त। अभी पढ़ा हमने। बेसोफिल्स जो है वो कल डिस्कस किया था, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्त्राव कर देता था, शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इयोसिनोफिल्स अभी मैंने बताया है क्या करती है, 2 से 3% है, संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहती है। संक्रमण से, संक्रमण इन्फेक्शन से हमको बचाती है कौन, इयोसिनोफिल्स। और एलर्जी अभिक्रियाओं में क्या रहती है, शामिल। लिम्फोसाइट अभी देखा 20 से 25%, दो प्रकार की, बी व टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट शरीर की, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रतिरक्षा के लिए क्या है, उत्तरदायी, जो अभी अभी पढ़ा हमने यहाँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी अगली तीसरी कोशिका, वो है प्लेटलेट्स। कौन सी है वो, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। अब इसको हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर यहाँ एनसीईआरटी से मैं आपको फॉलो करके बताऊंगा। यहाँ वही लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ एनसीईआरटी में दिया है। तो अगली हेडिंग है हमारी पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, अब इनको देखते हैं क्या है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा। दूसरा, संख्या की बात करें तो 1.5 से लगाकर 3.5 लाख पर mm³ ब्लड। इनका निर्माण
इनका निर्माण अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट कोशिका से होता है, विखंडन से होता है। जीवन काल लगभग 5 से 7 दिन है। तो पट्टिकाणु प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। दूसरा नाम पट्टिकाणु प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स है। रक्त में इनकी संख्या है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ब्लड है। सर्वाधिक हमने देखा आरबीसी की, दूसरे नंबर पर है कौन, प्लेटलेट्स, और तीसरे नंबर पर आती है डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 मात्र। तो तीसरे नंबर पर कौन है, डब्ल्यूबीसी, दूसरे नंबर पर कौन है, प्लेटलेट्स। इनका निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं के विखंडन टूट जाने से होता है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन का है। जीवन काल मात्र कितने दिन का है, 5 से 7 दिन का। और अगर हम कार्य देखें इनका, कार्य देखने जाएं इनका, तो ये रक्त स्कंदन कारकों के निर्माण में सहायक, रक्त का थक्का जमाने वाले, रक्त का स्कंदन करने वाले कारकों के निर्माण में ये क्या है, सहायक। कौन सहायक है, प्लेटलेट्स। तो रक्त स्कंदन कारकों के निर्माण में ये क्या है, सहायक। कौन सहायक है, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स का कार्य हुआ, क्योंकि जितने भी रक्त के स्कंदन है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, उनका निर्माण कराने वाला मुख्य कौन होगा, प्लेटलेट्स होगा। अगर इसकी बात करें हम प्लेटलेट्स की, तो ये प्लेटलेट्स की कोशिका, जिसका यहाँ पर होने वाला है आकार बृहद आकार, और जिसका होने वाला है विखंडन। ये हुआ विखंडन। ये हुई वृद्धि, ये हुआ विखंडन। ये है प्लेटलेट्स, ये है मेगा कैरियोसाइट कोशिका, और ये है हीमोपोएटिन कोशिका। वही बात जो हमने इधर लिखी है, वही बात को मैंने फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाया है। अस्थि मज्जा के अंदर हीमोपोएटिन कोशिका होती है। अस्थि मज्जा के अंदर कौन सी कोशिका है, हीमोपोएटिन कोशिका। उस कोशिका के आकार में क्या होती है, वृद्धि, और वो अपना आकार बृहद आकार कर लेती, बड़ा आकार कर लेती, और उस बड़े आकार की कोशिका को नाम क्या दिया है, मेगा कैरियोसाइट कोशिका। और इस मेगा कैरियोसाइट कोशिका में फिर ब्लास्ट होता है, जैसे रस्सी बम में ब्लास्ट होता है, वैसे ही मेगा कैरियोसाइट कोशिका में क्या होता है, ब्लास्ट। विखंडन होकर क्या बनती है, छोटी छोटी बनती है प्लेटलेट।
और इन प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो ये इसी विखंडन प्रक्रिया से इनकी संख्याएं बढ़ती जाती है। तो इन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है कि अनुपस्थित है? केंद्रक उपस्थित, जो कि केंद्रक तो आया है यहाँ पर। तो प्लेटलेट्स में भी केंद्रक उपस्थित है। केंद्रक केवल किसमें उपस्थित नहीं है? तो वो केवल आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है। तो ये हमने किसको समझा है? प्लेटलेट्स कोशिकाओं। अब इन प्लेटलेट कोशिकाओं को हम समझ रहे हैं एनसीईआरटी से। चलो, प्लेटलेट्स जिनको हमने कहा है थ्रोम्बोसाइट, इनका दूसरा नाम अभी मैंने बताया क्या था? थ्रोम्बोसाइट्स। तो यह है थ्रोम्बोसाइट्स। ये मेगाकैरियोसाइट कोशिका कहाँ की है? अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है। अस्थि मज्जा में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जिसमें से स्पेशल विशेष कोशिका है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट्स कोशिका। के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। मेगाकैरियोसाइट्स के टुकड़ों में क्या होता है? विखंडन, ब्लास्ट होता है, और क्या बनती है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन एमएम होती है। वही बताया अभी मैंने, 1.5 से 3.5 लाख होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती है। कई प्रकार के पदार्थ स्त्रावित करती है। पर इस पदार्थ का स्त्रावन करना ही प्लेटलेट्स का कार्य है। लेकिन जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने वाले स्कंदन में सहायक, मतलब जो पदार्थ स्त्रावित करते हैं वो किसमें काम करते हैं, किसमें सहायता करते हैं? तो वो पदार्थ सहायता करते हैं रक्त का थक्का जमाने में। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में क्या करते हैं? सहायता। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में, रक्त स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव होता है। अगर ये प्लेटलेट्स के शरीर में क्या हो जाए? कमी, तो रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक की संख्या क्या हो जाएगी? कम। इस कम होने से एक विकृति होगी जिसका नाम है हीमोफीलिया। इस विकृति का क्या नाम है? हीमोफीलिया। और इस हीमोफीलिया में रक्त लगातार बहता जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। तो रक्त का थक्का नहीं जमने के लिए एक और चीज जिम्मेदार है, वो क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना, जिससे एक रोग होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जेनेटिक्स में हम बहुत डिटेल से इसको स्टडी करते हैं। ये रक्त का थक्का नहीं जमने से होने वाली बीमारी है। इसे रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल डिसीज के नाम से। ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो सभी को अपना अपना ब्लड ग्रुप मालूम ही होगा। यहाँ ब्लड ग्रुप की ही बात चल रही है, रक्त समूह की बात चल रही है। और इस रक्त समूह को हमने 2 भागों में बांटा है। एक है हमारा ए बी ओ रक्त समूह, और दूसरा है हमारा आर एच रक्त समूह। 2 रक्त समूह है हमारे पास। एक है ए बी ओ रक्त समूह और दूसरा है हमारे पास में आर एच रक्त समूह। इन दोनों रक्त समूहों में हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो किसकी
स्टडी करेंगे एबीओ रक्त समूह। उसके बाद हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, आरएच रक्त समूह। तो एबीओ रक्त समूह और आरएच रक्त समूह दोनों को खोजने वाले एक ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैंड स्टीनर। एक ही वैज्ञानिक लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की, या एबीओ रक्त समूह को खोजा पहले और बाद में आरएच रक्त समूह को खोजा था। एबीओ रक्त समूह लगभग 1901 में खोजा गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। एबीओ रक्त समूह की अगर हम बात करें तो ये सारे रक्त समूह जो आएंगे वो आरबीसी के आधार पर है। रक्त की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है, आरबीसी। और आरबीसी पर लगे होते हैं एंटीजन। क्या लगे होते हैं, एंटीजन। एंटीजन्स को मैं कहता हूं आतंकवादी। मैं क्या नाम दे रहा हूं, आतंकवादी। तो यहां सभी आरबीसी पर क्या लगे होते हैं, एंटीजन, आतंकवादी। और इन एंटीजन के खिलाफ हमारा शरीर निर्मित करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी को मैं कहता हूं हथियार। एंटीजन आतंकवादी, एंटीबॉडी हथियार। तो ये हथियार किसको मारेंगे, आतंकवादी। लेकिन खुद का एंटीजन, खुद का एंटीबॉडी खुद के एंटीजन को कभी मारता नहीं है। तो दूसरे आतंकवादी, दूसरे जो ब्लड ग्रुप आए हैं उनको मारने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। और एंटीजन किस पर उपस्थित होते हैं, आरबीसी पर। एंटीबॉडी का निर्माण होता है रक्त की प्लाज्मा में। रक्त की प्लाज्मा में किसका निर्माण होगा, एंटीबॉडीज का। तो अब एंटीबॉडीज कैसे एंटीजेंस को मारेगी और कैसे ये एबीओ रक्त समूह होता है, क्या आरएच रक्त समूह होता है, दोनों को कल हम डिटेल से स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में, तो हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह आप फाइटर बैच के साथ बने रहिए। आपको सारे चैप्टर्स जो हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस फाइटर बैच के साथ जुड़े रहिए और कम समय में और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को समझने में आसानी पाइए। अगला लेक्चर अब एबीओ रक्त समूह के साथ हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सभी।